Hello, I'm Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am to discuss this topic packaging of DNA helix and formation of eukaryotic chromosomes under the chapter 6th molecular basis of inheritance. And this is the figure. अब देखना यह है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम कैसे बनता है ना? ये देखते चलते हैं हम। तो इसके लिए ऐसे मैंने शॉर्टकट बनाए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो बनेगा वो इस सीक्वेंस में बनेगा। पहला बनेगा डीएनए प्लस कोर ऑफ हिस्टोन, है ना? इससे जो बनेगा इसको कहेंगे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। इससे बनेगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के कंडेंसेशन से जो बनेगा वो बनेगा क्रोमैटिन, which was also called beads on string structure, ऐसे कहा जाएगा। ठीक, इनके कंडेंसेशन से बनेगा क्रोमैटिड बनेगा, और क्रोमैटिड के कंडेंसेशन से बनेगा क्रोमोसोम, ना? जो बुक्स में देखते होंगे आप लोग, ऐसे बना होता है जिसमें फोर क्रोमैटिन्स होती हैं, 4 क्रोमैटिन और 2 क्रोमैटिड्स होती हैं, है ना? 1 एंड 2 क्रोमैटिड्स होती हैं। ठीक, अब हम लोग जरा इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पहले न्यूक्लियोसोम। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड कॉइल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ जो हिस्टोन होता है वो ऑक्टामर होता है, स्ट्रक्चर ऑक्टामर। कह रहा है कि इट इज़, है ना, ड्यू टू, है ना, 2 ऑफ ईच ऑफ, है ना, ईच ऑफ H2A, H2A, H2B, H3 और H4, ये सब क्या है? अमाइनो एसिड है। आउट ऑफ कितना? 5, है ना? 5 हिस्टोन्स होती हैं, 5 टाइप्स के हिस्टोन्स 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक, जिनमें से ये 4 के 2-2 मॉलिक्यूल मिल करके ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक ना, ये बनाते हैं। और इसमें जो हिस्टोन की क्वालिटी है वो लिखा है, हिस्टोन जो होता है इज बेसिक इन नेचर, है ना, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर ऑफ लाइसिन्स एंड आर्जिनिन्स। ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, जिनके ज़्यादा अमाउंट होती हैं। और भी अमाइनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन ये 2 एबंडेंट होते हैं इनमें। ठीक है, ये चीफली और एबंडेंट रूप में पाए जाते हैं ये। अब इससे जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे बनेगा। तो देख लीजिए आप लोग, इसको बना भी सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप यहाँ से चाहें तो। ठीक, ओके, अब मैं डायग्राम को बनाता हूँ। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा न्यूक्लियोसोम का। तो आप ऐसे कोर बना लेंगे ऐसे, और इनमें कोर में ऐसे काटा जाएगा। तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे आप, और ये ऐसे बनेगा,
ऐसे बनेगा। बोले तो ये यहाँ से निकला हुआ है ऐसे, ये लिपटा हुआ है, कॉइल है, तो इसको लिखेंगे कॉइल ऑफ, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कितना होता है? 1.75, हाँ, टर्न्स होता है। विथ है ना, टोटल जो है, टोटल ऑफ 200 बीपी बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स, ये लिखा है मैंने बेस, 200 बेस पेयर्स का बना होता है टोटल लेना। इसी को लिखते हैं कोर है, ये कोर ऑफ स्टोन है। और इस तरह से ये 2 स्टैंड का बना होता है। तो इसी को लिखवाया कि इस कोर होगा, इसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉइल होगी, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक ना। अब ऐसे ही न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे तब बदल जाएगा इसका हेडिंग। ये देखिए मैंने क्या बनाया, ये न्यूक्लियोसोम 1 और न्यूक्लियोसोम 2, तो ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाएंगे। तो और मान लीजिए कि हाई पावर ही कभी बात है, तो हाई पावर में वो ऐसा दिखेगा, ठीक ना, हाई पावर में वो ऐसा दिखेगा। और लो पावर में अगर हम बनाएं इसको तो ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे, ये देखिए ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये दिखाएंगे हम, ऐसे वाला क्या है, ये H1 है, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऐसे वाला H1 है। और ये जो सफ़ेद दिख रहा है ये कोर है, ये कोर है ये, और इसके ऊपर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि लो पावर में वे ऐसा दिखेगा। इसी को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, BEA, बीड्स ऑन STRING स्ट्रक्चर कहते हैं। एनसीईआरटी का फिगर की बात करेंगे आप, तो एनसीईआरटी में ये वर्ड भी यहाँ लिखा हुआ है और ये फिगर डॉट 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 और बीच में थ्रेड्स भी हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चेन है उसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब बना लीजिए आप लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए फिर आ गया, ये अब क्रोमेटिड कहलाएगा। एक वर्ड का डिफरेंस है, पहले में था क्रोमेटीन, इसमें है क्रोमेटिड। तो ये कैसे बनेगा देखिए, इसको ऐसे अगर छोटा बनाऊँ फटाफट, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम सेंट्रोमियर जो है ऐसे, ये सेंट्रोमियर बन रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एक एरिया देख रहे हैं आप ना, ये है क्रोमेटीन 1, क्रोमेटीन 1। ये जो एरिया देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक का, ये है क्रोमेटीन 2, क्रोमेटीन, है ना, 2। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया जो होगा इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। देखिए ये पूरा बीच में क्या है, ये जो बीच में है हाफ ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और ये बना होता है सेंट्रोमियर RNA, ये बना होता है सेंट्रोमियर DNA एंड प्रोटीन का बना होता है सेंट्रोमियर। इसमें जो सेंटर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटो CHORE, ये बना होता है DNA प्लस प्रोटीन का। तो जो बाहर में डॉट 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 स्ट्रक्चर होगा, ये डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये वाला, ये प्रोटीन पार्ट है जिसमें काइनेटोकोर एंकर्ड है। तो उसके केस में सेंटर, ये जो लाल लाल दिख रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा RNA एंड प्रोटीन, यानी सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। अदरवाइज ना काइनेटोकोर सेपरेटली कंसिस्ट ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ये बना होगा काइनेटोकोर DNA प्लस प्रोटीन का बना होगा। जब मेटाफेज होता है सेल डिवीजन का, तो उस समय स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से अटैच होता है, इसी काइनेटोकोर से ये अटैच होगा। ठीक ना। तो हमने देखा कि एक क्रोमोसोम में मान लीजिए कि अगर ये सेंट्रोमियर है, तो अगर हम, और ये हम बात करें एक साइड का, तो हमने एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती है, तो एक ही क्रोमेटिड बनाया,
तो एक और क्रोमेटिड बनेगा, इधर से चिपक जाएगा, तब जाकर वो क्रोमोजोम कहलाएगा। तो अभी बनाता हूँ, उसको दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कैसे बनेगा? ऐसे ही ना, 2 क्रोमेटिन फाइबर, एक इधर और एक इधर, ऐसे जुड़ गया, बीच में हो गया सेंट्रोमियर, ऐसे जोड़ दीजिए। ये देखिए, तो ये क्रोमेटिन पूरा एक क्रोमेटिड, ऐसे ही एक इधर से कर लीजिए, एक इधर से कर लीजिए, बंद कर लीजिए, बाद में दिखाते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ से एक हो गई सेंट्रोमियर, ये देखिए, तो इसमें 4 क्रोमेटिन हो गए, 4 क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन 1, क्रोमेटिन 2, क्रोमेटिन 3, क्रोमेटिन 4, और ये दोनों हाफ हाफ मिलके हो गए फुल सेंट्रोमियर। देखिए, इस सेंट्रोमियर में डॉट डॉट प्रोटीन हो गया, और जो ब्लू है वो है डीएनए और प्रोटीन का सेंटर, एंड दिस वाज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक, अब इसमें कुछ एनिलिंग प्रोटीन इसमें आकर के ये चिपका देती है, इसको दोनों थ्रेड को चिपका देगा। 2 क्रोमेटिड हो गए, ये देखिए, इसको कहेंगे अनिलिंग प्रोटीन, ANNEALING, अनिलिंग PROTEIN, प्रोटीन, ये डॉट डॉट। इसके बाहर से इसमें एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन का ऐसे एक लेयर बन जाएगा। देखिए, ऐसे एक लेयर बन सकता है। ठीक, तो इसको नाम दिया गया PELLIC, पेलिकल नाम दिया गया, है ना। ये पेलिकल एक मेम्ब्रेन है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को शेप देती है, पेलिकल है ये, है ना। और ये जो देख रहे हैं एक एक्सटेंडेड पार्ट पे जो बना हुआ है, जो इसको कहते हैं सेटेलाइट। अब आपने ये कंसेप्ट 11th में पढ़ा है, न्यूक्लियस के पार्ट में, सेल के पार्ट में पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऐसे इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, तो ये एक हो गया यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बनावट। अब इसमें कुछ रेप्लिकेशन नोड्यूल भी प्रपोज किया गया है। इसके अंदर डीएनए तो है ही है, बीच बीच में सेंटर्स होती हैं, है ना, जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन नोड्यूल। और इसी रेप्लिकेशन नोड्यूल की वजह से एनाफेज में क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। ये 2 क्रोमेटिड है, ऊपर वाला नीचे वाला 2 क्रोमेटिड हैं, दोनों ऐसे होगा, स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में बन के जुड़ेंगी और अलग करेंगी, ये दोनों जो है अलग होगा। तो उस समय ये रेड डॉट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो ये जो है इनको कहते हैं रेप्लिकेशन नोड्यूल कहते हैं इसको, नोड्यूल से ये, है ना। और ये अंदर से पुशिंग फोर्स क्रिएट करती हैं क्रोमेटिड्स के बीच में, और स्पिंडल फाइबर तब जाके खींच लेगा दोनों क्रोमेटिड्स को अपार्ट, क्योंकि इसमें रेस्ट इनर्शिया काम करता है। रेस्ट इनर्शिया की वजह से दोनों जो हैं ये थ्रेड ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े ही रहना चाहते हैं, अनलेस अनटिल की कुछ एक्सटर्नल फोर्स इनको अलग कर दे, तब तक जुड़े रहेंगे। तो ये अंदर से जर्क प्रोड्यूस करता है, अंदर से दोनों के बीच में, है ना, ये नोड्यूल होगा और जर्क प्रोड्यूस करेगा, तो स्टार्ट करेगा इसको, है ना, और स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से जुड़ेंगी, और वो यहाँ से तब जर्क की वजह से खींच लेगा। नहीं तो स्पिंडल फाइबर इतने वीक होते हैं कि वो टूट जाएंगे, और दोनों क्रोमेटिड्स चिपका रहेगा, और फिर आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी, एनाफेजिक मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग सेल डिवीजन वाले पार्ट में इस टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। तो देखिए डायग्राम और बनाने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। ओके, तो समझ में आ गया। एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड होंगी,
एक क्रोमेटीन होंगे, एक क्रोमेटीन ये दोनों मिला के एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटीन ये दोनों मिला के एक क्रोमेटीन, तो 4 क्रोमेटीन और 2 क्रोमेटिड मिलके। अब देखा गया है कि क्रोमोसोम के कुछ पार्ट पे जब इसको देखते हैं हम लोग डिटेल्स में, तो देखते हैं कि कुछ पार्ट पे, है ना, डीएनए का ज़्यादा कॉइलिंग होता है। जब उसको स्टेन करते हैं, जब स्टेन करते हैं हम क्रोमोसोम को, तो क्या देखते हैं कि कुछ पार्ट जो है सो डीप स्टैंड होता है और कुछ पार्ट जो है सो लाइट स्टैंड होता है, ठीक ना। अब हम समझते हैं इसके पेज के ऊपर यहाँ जो दिया हुआ है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन ऑन पेज नंबर 100 पे, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन वेयर इज हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव। अब यही समझते हैं कि क्यों ये एक्टिव और क्यों ये इनएक्टिव होता है। तो इसको स्टेन करने के लिए कई तरह के डाई अवेलेबल हैं, जैसे एसीटोकार्मीन से भी स्टेन कर सकते हैं, या क्विनाक्राइन से कर सकते हैं, क्विनाक्राइन से भी कर सकते हैं, या गिम्सा ओरेसिन से कर सकते हैं, गिम्सा ओरेसिन से भी कर सकते हैं, और रिवर्स गिम्सा से भी कर सकते हैं, ये सब स्टेन्स होती हैं। ये सारी क्या है, ये चारों STAINS स्टेन्स हैं। इससे हम क्रोमोसोम को कलर करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम को इससे कलर करते हैं और बाइंडिंग पैटर्न को स्टडी करते हैं। अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक भी आ गई हैं, मैकफिश टेक्निक भी आ गई हैं सेल बायोलॉजी में। कभी हम लोग साइटोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, तो देखा गया कि यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा डीएनए है और कहीं पे कम डीएनए है। तो जहाँ ज़्यादा डीएनए है वो डीप स्टैंड होगा, है ना, और हेट्रोक्रोमेटिन नाम दिया गया, है ना। इसको ईमेल एंड हेज है ना, इमेज एंड हेल ने नाम दिया था इसको, हेज ने HEIJD हेज ने नाम दिया था, है ना। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन, इसको कहते हैं हेट्रोपिकोसिस। तो देखिए, अब कह रहा है कि लेस एक्टिव है ट्रांसक्रिप्शनली। अब क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे जब जितना ज़्यादा डीएनए होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोर डीएनए होगा, मोर जीन्स होंगे, सो ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग ऑफ जीन्स। अब जगह कम है, जीन्स भी क्या होगा, मोर होगा, तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जीन विल बी रिड्यूस्ड। इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव है ये, है ना, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव यहाँ लिखा है। और इसका क्लैरिफिकेशन क्या है कि जितना ज़्यादा डीएनए होगा उतना ज़्यादा जीन होगा, और जितने ज़्यादा जीन होंगे तो जीन का ओवरलैपिंग होगा, म्यूटेशन होगा, जीन म्यूटेशन होगा, और ओरिजिनल जीन का अमाउंट कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यूक्रोमेटिन में लाइट स्टैंड है ये, तो इसको कहता है ज़्यादा एक्टिव है ट्रांसक्रिप्शनली, इसलिए कि जब जीन्स अलग अलग होंगे तो एक जीन दूसरे जीन को ओवरलैप नहीं करेगा। जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो जितने भी जीन्स प्रेजेंट है पहले से, वो सारे के सारे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू अपना mRNA बनाएंगे, है ना। इसलिए कह रहा है कि इसको कम डीएनए होते हुए भी ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्टिव ये कहलाएगा रीजन, ठीक है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ पे जीन की ओवरलैपिंग कम हो रही है। ओके, समझ लीजिए, हमने एक ऐसे हाइपोथेटिकल क्रोमोसोम बना दिया है, समझने की कोशिश कीजिए। क्रोमेटिन 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 क्रोमेटिन, ये 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम बना दिया समझाने के लिए, जगह को समझाने के लिए। फिर इसमें कह रहा है एक और भी बात है, ये हिस्टोन प्रोटीन की कहानी थी। एक है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, और बैक्टीरिया में डीएनए की पैकेजिंग के लिए, सुपर क्वाइलिंग के लिए ये यूज़फुल होता है, ठीक है। चूँकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि ओवरऑल लेंथ ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया इज मोर, बड़ा होता है। हाउ इट इज पैकेज्ड, हाउ इट इज पैकेजिंग, हाउ पॉसिबल, पैकेजिंग पॉसिबल हाउ, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे बिकॉज ऑफ सुपर क्वाइलिंग होती है बैक्टीरिया में डीएनए का और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन की हेल्प से, इसलिए आसानी से वो छोटे से सेल में एक बड़े डायमीटर का डीएनए पैक हो जाता है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आज का।
अब इसमें 2-4 बातें पेरिफेरल हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे एक तो बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए का लेंथ जो है ह्यूमन बॉडी में, है ना, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, इज या वाज, वो कैलकुलेट किया गया ना, वाज 2.2 मीटर, है ना। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इतना बड़ा डीएनए सेल में कैसे पैकेज हो सकता है। तो आप सीधा सीधी आंसर इसका बस यही लिखेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 BP इंटू 0.34 लिखा नहीं यहाँ पे, 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 BP पर लिखा है ना, ये 9 मीटर पर BP लिखा हुआ है ऐसा। तो इसके वजह से ये 2.2 डाटा आता है, ये एक आंसर होगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जो आप जानते हैं क्या लिखूंगा मैं, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। और फिर यहाँ लिखूंगा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, हैशटैग क्या, VIMAL, विमल बायोलॉजी। थैंक्स फॉर वाचिंग।